नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 2 दिन के अंदर नेपाल में ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना प्रधानमंत्री पद त्यागना पड़ा। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में भी बताया, नेपो किड्स जैसा मूवमेंट, जिसमें जनता जो है, जिसमें कि जेन ज़ी खास तौर पर इस बात से बेहद ही आहत थे और परेशान थे और उनमें रोष था कि इनके बच्चे यानी ये नेताओं के बच्चे तो मौज ले रहे हैं और हम हैं जो कि संघर्ष कर रहे हैं, वो भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। तो वो एक गुस्सा होता है ना, जो कि अभी तक उबाल माल रहा था, लेकिन अचानक से वो फट पड़ा। द बबल जस्ट बर्स्ट, और वो सोशल मीडिया बैन की वजह से ट्रिगर की तरह काम किया। खैर, ये तो मैंने आपको इस खबर के बैकग्राउंड से आपको कनेक्ट करने के लिए सब बताया। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, देख चुके हैं आप, और या फिर नहीं देखा तो फिर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन वहीं पर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आखिर इस पूरे मूवमेंट के पीछे का चेहरा कौन है इनका लीडर, कौन है इसके पीछे, और वहीं जो कुछ नेपाल में हो रहा है उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत नेपाल को भारी मात्रा में निर्यात करता है। तो क्या नेपाल में जो उथल पुथल मची हुई है उससे भारत पर असर पड़ेगा, ये देखते हुए कि अमेरिका के साथ कैसे टैरिफ को लेकर हम लोग ऑलरेडी परेशानी में हैं, और ऐसे में हमारा एक्सपोर्ट जहां पर भारी मात्रा में होता है, वहां से हमको अगर ऐसी खबर मिल रही है, वहां पर इस तरह का असंतोष है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप पे और हम पर इसका असर पड़ सकता है। क्या होगा वो आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ, उस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर साक्षी जोशी। बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मेरे हर वीडियोज़ के मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट के पीछे का चेहरा कौन है। इसके केंद्र में है 36 साल के सुडान गुरुंग, जो हामी नेपाल नाम से अपना एक एनजीओ चलाते हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं, और ये एनजीओ युवाओं के लिए काम करता है। सुडान ने सोशल मीडिया पर इस पूरे प्रोटेस्ट की रूपरेखा शेयर करते हुए छात्रों से अपील की कि वो स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें लेकर पहुंचे, और उनकी तरफ से ये शुरू की गई रैलियां इस तरह से फैली हैं कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। और सोचिए आप कि सोशल मीडिया ब्लैकआउट, इंटरनेट प्रतिबंधों के बावजूद छात्र सड़क पर आ गए और उसके बाद वो संसद परिसर में घुसने लगे। सुडान तो ये चाहते थे उनसे स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें लेकर आने की अपील करते हुए, उनकी मंशा ये थी कि ये एक अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक बन सके। लेकिन जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें अहिंसा तो छोड़ दीजिए, हिंसा इस लेवल तक पहुंच गई है कि आगजनी हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। ये छात्र वहां संसद के परिसर में जब पहुंचे, घुसने लगे, तो सरकार के आदेश पर पुलिस ने छात्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। और इसी के साथ इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा बदल गई। सुडान गुरुंग के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जीवन भी इसी आंदोलन की तरह नाटकीय सा रहा है। सुडान गुरुंग की अगर हम बात करें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो 2015 में भूकंप जो आया था उसमें गुरुंग की ज़िंदगी इस तरह से बदल गई कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। और उसके बाद से ही उन्होंने चाहा कि इसी तरह से समाज सेवा करके, नागरिक आंदोलन करके वो हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ खोले और उससे नेपाल की दशा दिशा बदलने की कोशिश करें। तो ये हामी नेपाल नाम का जो संगठन है, शुरू में ये राहत, जो आपदा में जो राहत बचाव का कार्य होता है, लोगों को मदद पहुंचाने का काम होता है, ये उससे सक्रिय होना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद ये पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में शामिल होने लग गया। वहीं धरान में बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की अनियमितताओं के खिलाफ घोपा कैंप आंदोलन से लेकर काठमांडू तक गुरुंग धीरे धीरे युवाओं के बीच विश्वास और उम्मीद पैदा करने लग गए। आज गुरुंग को जनरेशन जी की आवाज माना जाने लगा है, और गुरुंग का आंदोलन सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ये युवाओं से ही या फिर युवाओं के लिए ही अपना आंदोलन करते हैं। काठमांडू से लेकर पोखरा, बुटवाल, विराटनगर और दमक तक हर वर्ग के लोग इस संघर्ष में शामिल हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है हमारे लिए, और
कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई जिसमें नेपाल के ताज़ा घटनाक्रम पर चर्चा भी हुई। और नेपाल का ताज़ा घटनाक्रम हमारे लिए खतरे की घंटी इसलिए है कि एक तरफ हम अमेरिकी टैरिफ को लेकर बेहद ही परेशान हैं, उसको झेल रहे हैं, उससे कैसे निपटे यही समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अब हम नेपाल में ये संकट पैदा होते देख रहे हैं। हमारे सामने आर्थिक तबाही का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, इसको आप समझ लें, और ये अलार्म की तरह है। और हमारा ट्रेड नेपाल के साथ सरप्लस में है, यानी भारत नेपाल से कम खरीदता है लेकिन नेपाल को ज़्यादा सामान बेचता है। और इसीलिए अब अमेरिका के साथ जो ट्रेड फ्रंट पर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, वो इस वक्त चिंता का विषय हमारे लिए पैदा करती है। भारत अभी भी नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और नेपाल के कुल व्यापार का लगभग 2/3 हिस्सा भारत के साथ है। लेकिन नेपाल का आयात भारत को होने वाले निर्यात से कहीं अधिक है। और भारत अकेला नहीं है जिसके साथ नेपाल का व्यापार इस तरह से घटा है, ज्यादातर के साथ यही स्थिति है। और ये नेपाल की अर्थव्यवस्था को बेहद कमजोर बनाता है। और ये जो ताज़ा घटनाक्रम है उसने आग में घी डालने जैसा काम किया है। आइए अब मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करती हूं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 2024 में भारत से नेपाल को $6.95 बिलियन का सामान निर्यात किया गया, जबकि भारत ने सिर्फ नेपाल से $867 मिलियन का आयात किया था। यानी जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम नेपाल को ज्यादा सामान बेचते हैं, खरीदते कम हैं। और इसलिए अब अमेरिका के साथ बिगड़े हालात की वजह से भारत अपने एक्सपोर्ट के लिए एक बाजार तलाश रहा है। और ऐसे में नेपाल के अंदर बिगड़ रही स्थिति ने हमारी चिंताएं बढ़ा दी हैं और ये हमारे लिए एक राजनीतिक संकट की तरह पैदा हो रहा है। ये क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि अस्थिरता पैदा करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। और इसीलिए हमें अब इसमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसीलिए बेहद संवेदनशीलता के साथ, बहुत ही सेंसिबली भी दिमाग लगाकर, समझदारी के साथ इसके ऊपर काम करना होगा, क्योंकि ये भारत के भविष्य की बात है। और कभी भी हमारा कोई भी नेबर, आपको पसंद हो या ना हो, अगर वो अस्थिर होगा तो भारत पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स जोग्राफिकली। आप किसी को पसंद करें या ना करें, यू आर देयर नेबर, एंड वहाँ पर कुछ भी होगा तो आपके ऊपर उसका असर पड़ सकता है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बड़ी बड़ी बातें, ढींगे हाँकने से ज़्यादा अच्छा है। और स्पेशली मैं उन अंधभक्तों से बोलना चाहूँगी जो कि फिर ऊट पटांग के नैरेटिव्स चलाने शुरू करते हैं, प्लीज़ ऐसे मौक़ों पर थोड़ा सा सेंसिबली बिहेव करना शुरू कीजिएगा। फालतू की स्टोरीज, फेक न्यूज़ प्रोपगेट करने से कुछ नहीं होने वाला। अपने लीडर को बहुत बड़ा करके दिखाने के लिए कि देखिए हर जगह स्थिरता है लेकिन हम साथ खड़े हुए हैं, ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये एक अलार्म की तरह है। अभी खड़े हैं, आगे क्या होगा आपको भी नहीं पता है। इसलिए हमेशा समझने की ज़रूरत है और इससे सीख लेने की ज़रूरत है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि भारत में चाहे कोई भी लीडर हो, क्योंकि किसी भी तरह की जब ये अराजकता होती है, आप सोचिए जो नेपाल में हो रहा है, क्या नेपाल इससे उभरने में बहुत समय नहीं लगाएगा? ये इस तरह की अराजकता किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। और जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं उसके बाद फिर कहीं पर भी ना कंट्रोल नहीं होता है। कौन कंट्रोल करेगा? सब कुछ अराजक हो जाता है। जब नेता छोड़ छोड़ कर देश को भागने लगते हैं, सेना की भी कोई नहीं सुन रहा है, किसी को कोई डर ही नहीं बैठा है। और उसके बाद आप सोचिए जिस तरह का हमारा बॉर्डर है नेपाल के साथ, वहाँ से हमारे देश में आने वाले लोगों की कितनी संख्या बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जो कि एक अलग चैलेंज होगा भारत के लिए। इसलिए मेरी यही अपील है कि बहुत ही सेंसिबली इसके ऊपर बिहेव करें। व्हाट्सएप अंकल्स की तरह, ट्रोल की तरह मत बिहेव कीजिएगा, क्योंकि आज ये नेपाल है, कल को कोई भी दूसरा देश हो सकता है। इन सारी घटनाओं से हमेशा एक सबक लेने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए, खास तौर पर सभी देशों में राजनेताओं को।